Okay, so let me continue with the topic. The new disengagement agreement in the eastern Ladakh. So what this means कि Indian Army और जो Chinese counterpart है, that is the People's Liberation Army of China. Now they have somehow reached to an agreement with the mutual understanding that they are going to withdraw their forces along the LAC. तो मैंने आपको LAC भी बहुत अच्छे से डिटेल में बता दी है. We have read about all the 3 divisions of the Indo-China border. You know, now you understand कि जो इंडो चाइना बॉर्डर है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. देयर इज अ वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर. राइट, इन द लास्ट क्लास वी कवर्ड दैट थिंग. और मैंने बताया था कि जो वेस्टर्न सेक्टर है वहां पे कई सारे इंटरप्रिटेशंस हैं इंटरनेशनल बाउंड्री के. राइट, सो देयर वाज द जॉनसन लाइन, देयर वाज द मैकडोनल्ड लाइन, और फिर उसके बाद देयर वाज द इंडियन लाइन ऑफ परसेप्शन, देयर वाज चाइनीज लाइन ऑफ परसेप्शन, एंड देन देयर इज LAC, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. राइट, सो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलोंग जो दोनों कंट्रीज के आर्मीज जो स्टेशन थे काफी लंबे वक्त से, पिछले 9 महीनों से ये स्टैंड ऑफ चला आ रहा है. और अब जाके फाइनली दोनों कंट्रीज के जो हाई लेवल की जो कमांडर्स की जो मीटिंग हुई है उसमें फाइनली उन्होंने डिसाइड किया दैट दे आर गोइंग टू ग्रेजुअली विथड्रॉ देयर ट्रूप्स अलोंग द पैंगोंग लेक एरिया. तो वी आर गोइंग टू रीड द इशू और फिर मैं एक एक करके सारी डिटेल्स आपको बताती हूँ. नाउ इन द फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू इन टॉक्स टू रिजॉल्व द 9-month मिलिट्री स्टैंड ऑफ. So the first major point here to note is पिछले 9 months से ये स्टैंड ऑफ चला आ रहा है between the 2 armies, that is Indian Army and PLA, People's Liberation Army of China. Along the line of actual control in Ladakh, Chinese Defense Ministry have announced that Chinese and Indian troops on the southern and northern shores of Pangong Tso began synchronized and organized disengagement. How they are going to disengage, how they are going to back off, they will begin the synchronized and organized disengagement. एकदम से नहीं हो जाएगा क्योंकि लगभग 20,000 सोल्जर्स जो हैं वो बॉर्डर्स पे तैनात है. 15 से 20,000 सोल्जर्स जो हैं वो इंडियन साइड के और 15 से 20,000 सोल्जर्स चाइनीज साइड के. दे आर एंगेज्ड अक्रॉस द LAC. तो इवेंचुअली दे आर गोइंग टू बैक ऑफ. एकदम से पूरा विड्रॉ नहीं करेंगे. इट विल बी गोइंग टू द विड्रॉ इज गोइंग टू बी इन द फेस्ड मैनर. ठीक है, ये जो डिसएंगेजमेंट होगा ना, दिस इज गोइंग टू बी इन द फेस्ड मैनर. ओके, इन लाइन विद द कॉन्सेंसस रीच बिटवीन द कॉर्प्स कमांडर व्हेन दे लास्ट मेट ऑन 24th of January. सो पिछले 9 महीनों से ये जो स्टैंड ऑफ चला रहा है उसके बाद कई सारे सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स के वहां पे राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हुए हैं. ठीक है, और अब जाकर वो एक म्यूचुअल कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि इवेंचुअली वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज द सिंक्रोनस डिसएंगेजमेंट. राइट, नाउ according to the statement made by Rajnath Singh, जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है, and the statement issued by Chinese Defense Ministry a day before, troops from both the sides have started disengaging from Pangong Tso area in eastern Ladakh. No, अब मैं आपको बता देती हूँ कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न साइड एक्चुअली है क्या पैंगोंग लेक एरिया के. सो इन दिस मैप यू विल गेट द आइडिया. यू नो दैट दिस इज द पैंगोंग सो, और सो का मतलब होता है लेक. ठीक है, तो पैंगोंग लेक या पैंगोंग सो बोथ आर राइट. ये है इसका नॉर्दर्न बैंक एंड दिस साइड इज द सर्दर्न बैंक. तो जो हम 8 फिंगर्स की बात करते हैं, ये 8 फिंगर्स जो हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द नॉर्दर्न बैंक. राइट, और जो हमने काला टॉप वाला इशू पढ़ा था दैट हैपेंड इन द सर्दर्न बैंक, दैट वाज ऑपोजिट टू द फिंगर 8 इन द सॉर्दर्न बैंक. तो यहां पर था वो काला टॉप वाला जो इशू हुआ था. राइट, सो दिस साइड इज द नॉर्थ बैंक, दिस साइड इज द साउथ बैंक. तो इवेंचुअली फर्स्ट फेज में जो डिसएंगेजमेंट स्टार्ट होना है वो हो रहा है फ्रॉम द सर्दर्न साइड. ठीक है, आफ्टर मैंने आपको पूरा एपिसोड पढ़ाया था ना कि किस तरह से चाइना की जो मिलिट्री थी इन्होंने अपने बहुत सारे कैमरास वगैरह इंस्टॉल किए हुए थे इन द हाइट्स. राइट, सो हमको खबर मिली थी कि नाउ दे आर गोइंग टू ऑक्यूपाई द हाइट्स एंड देन दे आर गोइंग टू कीप एन आई ऑन द इंडियन साइड. लेकिन उसके पहले ही, ठीक है, इंडिया ने यहां पर पहले ही बिफोर चाइनीज को टेक एन एक्शन, इंडिया ने काला टॉप एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था. सो उसके बाद से यहाँ पे सिचुएशन बहुत टेंस हो गई थी. चाइना की तरफ से भी काफी ज्यादा हेवी टैंक्स यहाँ पे डिप्लॉय कर दिए गए थे, इंडिया की तरफ से भी टैंक्स डिप्लॉय कर दिए गए थे. सो फेज 1 में दे आर गोइंग टू बैक ऑफ फ्रॉम द सर्दर्न बैंक ऑफ द पैंगोंग सो. जो टैंक्स बहुत ही डेंजरसली क्लोज पोजीशन में दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ जो डिप्लॉय कर रखे थे, दे हैव स्टार्टेड विड्रॉइंग, मूविंग बैक दोस टैंक्स. राइट, सो व्हाट टू से आपको ये लिखा आ सकता है कि the tanks, the military tanks that were placed in a dangerously close situation to each other or dangerously close positions against each other, the tanks have been started moving. ठीक है, तो उनको रिमूव करना शुरू हो चुका है. अच्छा, अब हम आते हैं. Now, as of now, the disengagement process seems restricted to the north and south banks of the Pangong Tso. ये तो मैंने आपको साउथ बैंक का बता दिया.
नॉर्थ के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ, जहां पे वो 8 प्रोजेक्शंस हैं, देयर आर 8 फिंगर्स, तो कहां से वो लोग बैक ऑफ करने वाले हैं, ठीक है। सोर्सेज इन द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट हैव मेंशन्ड दैट द प्रोसेस हैज स्टार्टेड विद द पुलिंग बैक ऑफ सर्टेन कॉलम्स ऑफ टैंक्स फ्रॉम द साउथ बैंक रीजन बाय बोथ द साइड्स। सो आई टोल्ड यू both the countries they deployed the tanks against each other in a very dangerously close position, तो वहां से टैंक्स को मूव करना शुरू कर दिया है। एट द मोमेंट देयर इज नो पुल बैक ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम द फ्रिक्शन पॉइंट्स एंड हाइट्स दे आर पोजिशन्ड ऑन, तो ट्रूप्स को यहां से हटा नहीं रहे हैं। जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, जो टैंक्स, जो जितने गैजेट्स उन्होंने डिप्लॉय कर रखे होंगे एक दूसरे के बहुत ही क्लोज, वहां धीरे धीरे उन वेपन्स को मूव करना शुरू कर दिया है, उनको हटा रहे हैं। ट्रूप्स अभी भी स्टेशन में रहेंगे। आप बोलेंगे कि क्या मैम इंडिया काला टॉप छोड़ देगा if they have started pulling back from the southern bank? Does it mean that India is going to back off from Kala Top? No, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि हम काला टॉप से बैक ऑफ करने वाले, हमारे ट्रूप्स वहां पे ही डिप्लॉयड रहेंगे। Whatever is going to happen, it is going to be in a phased manner, बहुत ही इवेंचुअल बैक ऑफ रहेगा, ठीक है। So that this is going to be in a phased and verified manner. Now what is verified? वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है? देखो इसको ऐसे समझो, मान लीजिए दो देशों के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उन्होंने मीटिंग करी और वो कुछ उन्होंने नेगोशिएशन किया और एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसे ऐसे बैक ऑफ करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या सामने वाली कंट्री हमारे नेगोशिएशंस को मान रही है? क्या सामने वाली कंट्री सारी शर्तों को मान रही है? आर दे एक्चुअली पुलिंग ऑफ इन अ वे दैट दे कमिटेड कि हम इस तरह से बैक ऑफ करेंगे? इसके लिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने चाइना के साथ नेगोशिएट किया कि आपको काला टॉप से हम बैक ऑफ कर रहे हैं, आप भी बैक ऑफ करिए, तो इसके लिए एक वेरिफिकेशन होगा कि चाइना के कमांडर्स आके देखेंगे कि क्या इंडिया के कमांडर्स ने वाकई बैक ऑफ किया है। सिमिलरली इंडिया के कमांडर्स उधर जाके देखेंगे क्या चाइना ने वाकई बैक ऑफ किया, तो इसको कहते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो ये वेरिफिकेशन भी होता है कि क्या एक्चुअली जो शर्तें मानी गई हैं उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। अदरवाइज हाउ डू वी नो दैट? मान लीजिए हमने काला टॉप से बैक ऑफ करने के लिए बात कर दी है ना, और इतने में चाइना वहां पर आ गया। सो काला टॉप इज टुडे अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन, राइट? सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दैट वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन। सो सिंपली आप अभी के लिए इतना समझो कि जो साउथ बैंक है पैंगोंग लेक का, वहां से केवल टैंक्स और वेपन्स और एम्यूनिशंस को मूव करना शुरू हुआ है। ट्रूप्स अभी भी वहीं डिप्लॉयड रहेंगे बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशन फॉर इंडियन आर्मी। हम उसे इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं, और जो भी होगा वो बातचीत करके फेस्ड मैनर में ही होगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, सो यू नो द फिंगर्स इन द नॉर्दर्न बैंक, ये जो है ये नॉर्दर्न बैंक है 1, 2 and 3। तो इंडिया का जो परमानेंट बेस है ना वो फिंगर नंबर 3 पर है, और ये रहा नंबर 4 स्टैंड ऑफ साइड, क्योंकि इंडियन सोल्जर्स भी नंबर 4 तक स्टेशन थे। हमारा एक पोस्ट बना हुआ है परमानेंट पोस्ट, दैट इज स्टिल नंबर 3। उसके बाद भी हम नंबर 4 तक हमने ऑक्यूपाई कर लिया था, दैट वाज अंडर द इंडियाज कमांड ओनली। और इंडिया का जो लाइन ऑफ परसेप्शन है बेसिकली वो ये कहता है कि इट पासेस आफ्टर फिंगर 8, मतलब टिल फिंगर नंबर 8 ये इंडिया के कंट्रोल में होना चाहिए, ये टेरिटरी, दिस शुड बिलोंग टू इंडिया। और चाइना की जो टेरिटरी है दैट वुड स्टार्ट आफ्टर फिंगर नंबर 8 इन द नॉर्दर्न बैंक, लेकिन चाइना ऐसा नहीं मानता है। उन्होंने बहुत पहले ही फिंगर नंबर 8 को ब्रीच कर दिया था एंड दे रीच्ड अप टू फिंगर नंबर 4। सो दिस वाज द स्टैंड ऑफ साइट, यहां पर थे। और इंडिया की जो नेवी थी, मतलब इंडिया के जो मिलिट्री फोर्सेस थे, दे वर पुश्ड बैक टू फिंगर नंबर 3। यहां पर हमारा एक परमानेंट पोस्ट है, पर स्टिल वी वर डिप्लॉयड ऑन फिंगर नंबर 4। लेकिन हम मानते थे कि फिंगर नंबर 8 के बाद चाइना की टेरिटरी है जो अब फिंगर नंबर 4 पर आ चुका है। तो अभी क्या है ना, दोनों ही देश की आर्मी फिंगर नंबर 4 पर एक दूसरे के अगेंस्ट में थी। सो दैट वाज द स्टैंड ऑफ साइट, ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट मेड बाय राजनाथ सिंह इन राज्यसभा, इन्होंने राज्यसभा में एड्रेस किया, वहां पर उन्होंने बताया है कि जो चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आया है उस पर हमारा क्या रिएक्शन है या किस तरह से होगा ये पूरा बैक ऑफ, ठीक है। बोथ द साइड्स विल रिमूव द फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट इन अ फेस्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड अ वेरीफाइड मैनर। अगेन आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ अ वेरीफाइड मैनर, कि जो भी नेगोशिएशन हुए हैं दोनों ही देशों के जो कमांडर्स है वो जाके वेरीफाई करेंगे कि क्या प्रोमिसेस एक्चुअली फुलफिल किए जा रहे हैं, जो भी बैक ऑफ करने की प्लानिंग हुई है क्या उसको वैसे ही किया जा रहा है, ठीक है। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि हाउ द स्टैंड ऑफ एक्चुअली स्टार्टेड, तो बीच में जो अटैक हुआ था पैंगोंग लेक एरिया में, जब दोनों देशों के बीच में, दोनों आर्मी के बीच में लड़ाई हुई थी ना, जहां पे हमारे करीब 20 जवान शहीद हो गए थे, उस समय भी यही हुआ था कि जब स्टैंड ऑफ चल रहा था इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में, एंड दे डिसाइडेड टू रिमूव
to disengage the militaries from both the sides. तो इंडियन कमांडर्स और इंडियन सोल्जर्स वेरिफिकेशन के लिए गए हुए थे और तब चाइनीज आर्मी ने उन पे अटैक कर दिया था. तो वहां से पैंगोंग जो डिस्प्यूट था वो शुरू हुआ था. सो दैट हैपेंड ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस ओनली. नाउ चाइना विल पुल इट्स ट्रूप ऑन द नॉर्थ बैंक टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ फिंगर 8. अभी जो बातचीत हुई है दोनों ही मिलिट्रीज के बीच में, उसमें चाइना की तरफ से ये बोला गया है कि चाइना इज गोइंग टू बैक ऑफ टिल फिंगर नंबर 8. सिमिलरली इंडिया विल ऑल्सो पोजीशन इट्स फोर्सेस एट अ परमानेंट बेस विच इज धान सिंह थापा पोस्ट नियर फिंगर नंबर 3. तो म्यूचुअल अग्रीमेंट क्या हुआ है कि चाइना जो है वो फिंगर नंबर 8 पर आ जाएगा और जो इंडिया का परमानेंट पोस्ट था दैट वाज फिंगर नंबर 3, इंडिया वहां पे चला जाएगा. स्टैंड ऑफ साइड कौन सा था दोनों आर्मीज के बीच में, दैट वाज फिंगर नंबर 4 कि चाइना की मिलिट्री ने पूरा आगे तक क्रॉस कर लिया, पैंगोंग लेक एरिया का काफी ज्यादा हिस्सा ऑक्यूपाई कर लिया और फिंगर नंबर 4 तक पहुंच गए. ठीक है, तो अब इन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि चाइना कहां पे स्टेशन रहेगा, बिहाइंड फिंगर नंबर 8, और इंडियन जो परमानेंट पोस्ट है दैट विल बी एट फिंगर नंबर 3. ठीक है, सिमिलर एक्शन विल बी टेकन बाय बोथ पार्टीज इन द साउथ बैंक एरिया एज वेल. बोथ साइड्स हैव अग्रीड दैट एरिया बिटवीन फिंगर 3 एंड फिंगर 8 विल बिकम अ नो पेट्रोलिंग जोन टेम्पररीली. देखो पिछले मैप में अगर मैं आपको लेके जाऊं, ठीक है, अगर मैं आपको पिछले मैप में लेके जाऊं, जस्ट एक्सक्यूज मी, माय कीबोर्ड इज गिविंग मी अ प्रॉब्लम. देखो इंडिया का जो परमानेंट बेस है वो है यहां पर फिंगर नंबर 3 पे. ठीक है, जैसे हमने धाना सिंह थापा जो हमने नाम पढ़ा इसका, धान सिंह थापा, ये है परमानेंट पोस्ट, यहां पर इंडियन मिलिट्री डिप्लॉयड है. और चाइना क्या कह रहा है कि हम पहुंच जाएंगे फिंगर नंबर 8 पे, यहां पे हमारा परमानेंट पोस्ट होगा. सो व्हाट वुड हैपन टू दिस एरिया एज पर द रीसेंट अग्रीमेंट. इन्होंने बोला है कि ये जो एरिया है फिंगर नंबर 4, 5, 6 और 7 का एरिया जो है यहां पे नो पेट्रोलिंग जोन बनेगा. व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि ना ही यहां पे इंडियन नेवी, ना ही यहां पे इंडियन मिलिट्री जाएगी पेट्रोलिंग करने और ना ही यहां पे चाइनीज वेसल्स जाएंगे पेट्रोलिंग करने. ठीक है, तो चाइना जो है वो फिंगर नंबर 8 तक स्टेशन हो जाएगी और इंडियन आर्मी जो है वो फिंगर नंबर 3 जहां पर उनका परमानेंट पोस्ट है वहीं पर रहेगी. ये जो हो जाएगा नो पेट्रोलिंग जोन हो जाएगा. तो ये देखने की बात है कि इसको ये कितना मानते हैं. टिल बोथ द साइड्स रीच एन अग्रीमेंट थ्रू मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक डिस्कशन टू रिस्टोर पेट्रोलिंग. ठीक है, तो चाइनीज वेसल्स भी इस एरिया को ब्रीच नहीं करेंगे जब तक दोनों देश अग्रीमेंट पे नहीं पहुंचते. ठीक है, दिस इज द अग्रीमेंट. तो मैंने बता दिया नॉर्थ बैंक साउथ बैंक में किस तरह से करने वाले हैं. Further, all the construction which is done by both the sides on north and south bank of the lake since April 2020 will be removed. क्योंकि अप्रैल 2020 से स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो जो भी नया कंस्ट्रक्शन किया है दोनों तरफ से उसको हटा दिया जाएगा. स्पोक्सपर्सन फॉर द चाइनीज मिलिट्री ऑफ नेशनल डिफेंस हैड सेड इन अ रिटन स्टेटमेंट the Chinese and Indian frontline troops at southern and northern bank of the Pangong Tso Lake started synchronized and organized disengagement from 10th of Feb. तो ऑलरेडी ये डिसएंगेजमेंट 10 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और मैंने आपको बता दिया है इट इज गोइंग टू बी इन अ फेस्ड मैनर, इन अ वेरीफाइड मैनर. धीरे धीरे होगा, इवेंचुअल होगा, एकदम से दोनों के सोल्जर्स बैक ऑफ नहीं करेंगे बिकॉज बहुत हैवी मात्रा में वहां पर सोल्जर्स डिप्लॉयड है. मैंने बताया 15,000 के आसपास सोल्जर्स इंडियन साइड से हैं, 15,000 के आसपास सोल्जर्स चाइनीज साइड से हैं. सो दिस विल सेंड इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स बैक टू देयर ट्रेडिशनल बेसिस ऑन द नॉर्थ बैंक. While India has traditional base at finger number 3, China has based at the east of finger number 8. ठीक है, और बीच वाला जो एरिया होगा वो कहलाएगा नो पेट्रोलिंग जोन. चलो ये वही बात है. What makes areas around the shores of lakes so sensitive and important is that clashes here mark the beginning of standoff. It is one of the area where the Chinese troops has come around 8 kilometer deep west of India's perception line of actual control. तो चाइना ने ये ब्रीच कर दिया था जो इंडिया का लाइन ऑफ परसेप्शन है फॉर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. वही चीज यहाँ पे रिपीटेड फॉर्म में लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी समझा दी. यू जस्ट हैव टू रीड इट. ओके, नाउ इंडियन ट्रूप्स कहां कहां पर स्टेशन है ये और देख लो. इंडियन ट्रूप्स हैज पोजीशन देमसेल्फ ऑन हाइट्स ऑफ Magar Hill, Mukhpari, Gurung Hill, Rezangla, Rechinla, which were unoccupied by the either side earlier. So this is very important from the examination point of view. ये सारे hills के नाम और जो positions हैं अभी इस वक्त इंडियन आर्मी जहां डिप्लॉयड है ये आप याद रख लेना, ये आप पढ़ लेना, आपके पैसेज में आ सकता है. Now since then Chinese side had been particularly sensitive as the positions allow India to not only dominate the Spangur Gap, which is 2 kilometer wide valley that can be used to launch an offensive as China had done in 1962. They also allow India a direct view of Chinese Moldo garrison. देखो अभी जहां पर हमारी इंडियन आर्मी स्टेशन है ना, that area is giving a strategic advantage to Indian army basically.
तो ये सारे लोकेशंस जहां पे हमारी आर्मी डिप्लॉयड है, इससे चाइना थोड़ा परेशान है, बिकॉज इसी तरह का कुछ चाइना ने भी किया था जब 1962 में सीनो इंडियन वॉर हुआ था, राइट। तो अभी ये सारे लोकेशंस के बारे में आप पढ़ लेना, मतलब इनके नाम एटलीस्ट आपको पढ़ना है, ये आपके पैसेज में आ सकते हैं, ओके। So after this action, India has also repositioned troops on North Bank to occupy heights overlooking Chinese positions on the North Bank as well. फिर से मैं बता रही हूं, अभी का मतलब ये नहीं है कि ये डिसएंगेजमेंट प्लान का मतलब ये नहीं है कि तुरंत इन सारी हिल्स से, इन सारी जगहों से इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो डिसएंगेज हो जाएंगे। नो, इवेंचुअल एंड फेस्ड मैनर में डिसएंगेजमेंट होगा, ठीक है। चलो, नाउ Singh mentioned that the military and diplomatic discussion with the China since last year, we have told China they want a solution to issue on the basis of 3 principles. India जो है वो इन 3 principles पे negotiations चाहता है। पहला, LAC should be accepted and respected by both the parties. LAC को लेके जो confusion है, because LAC को लेकर कभी भी दोनों देशों के बीच में clarity नहीं रही है। जैसे कि मैंने पढ़ाया था आपको पहले भी कि इंडिया का line of perception अलग चलता है, चाइना का line of perception अलग चलता है। तो दोनों ये चाह रहे हैं कि LAC को लेके दोनों देशों में क्लैरिटी होना चाहिए, इसको लेके आगे कोई डिस्प्यूट इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो LAC हैज टू बी रिस्पेक्टेड बाय बोथ। जो भी हमारे नेगोशिएशंस का आउटकम होगा, दोनों देश उस LAC को एक्सेप्ट करेंगे। नाइदर पार्टी शुड अटेम्प्ट टू चेंज द स्टेटस को यूनिलेटरली। फिर जो भी नेगोशिएशन से निकल के आएगा म्यूचुअल सोल्यूशन, फिर जो भी LAC हम मार्क करेंगे वो यूनिलेटरली कोई भी देश उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। स्टेटस को का मतलब होता है जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। जो चीजें हैं, अगर एक बार नेगोशिएशन से कोई चीज डिसाइड हो जाती है तो वो वैसी ही रहेगी, कोई भी कंट्री यूनिलेटरली उसको चेंज नहीं करेगा। यदि चाइना और इंडिया म्यूचुअल नेगोशिएशन के बाद किसी पॉइंट पे पहुंचते हैं कि दिस इज द LAC, तो बोथ द कंट्रीज आर गोइंग टू रिस्पेक्ट दिस न्यू LAC, वॉट एवर दे आर गोइंग टू डिसाइड दिस, बोथ द कंट्रीज आर गोइंग टू रिस्पेक्ट दिस LAC। और ऐसा नहीं होगा कि चाइना बाद में यूनिलेटरली अनाउंस कर दे कि वी डोंट एक्सेप्ट दिस LAC, हम तो अपना लाइन ऑफ परसेप्शन मानेंगे। ऑल द एग्रीमेंट्स शुड बी फुली अडहर्ड टू बाय बोथ द पार्टीज। जो भी एग्रीमेंट्स दोनों देश मिलकर करेंगे, ठीक है, फॉर दिस डिसएंगेजमेंट टू एंड द स्टैंड ऑफ, दोनों ही देश इसको स्टिक करेंगे। दे आर गोइंग टू अडहेयर, दे आर गोइंग टू स्टिक टू बोथ, टू ऑल द नेगोशिएशंस, टू ऑल द एग्रीमेंट्स दैट वुड बी डन, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये 3 एजेंडाज हैं कि नेगोशिएशंस जो है वो इन 3 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होना चाहिए, राइट। Now, next topic is about the new mapping policy of the government of India. Recently हमारी सरकार ने एक नई मैपिंग पॉलिसी अनाउंस की है, ठीक है, उसको कहा गया है न्यू मैपिंग डेटा पॉलिसी। तो व्हाट इज दैट? तो पहले हमें 2 टर्म्स समझने की जरूरत है कि मैपिंग क्या होता है और जियोस्पेशियल डेटा क्या होता है। अब अगर ये समझ जाएंगे तो पूरा टॉपिक हमको क्लियर हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय मैपिंग एंड देन व्हाट डू यू मीन बाय जियोस्पेशियल डेटा। तो मैपिंग क्या होता है? द डेफिनेशन ऑफ मैपिंग इज मेकिंग अ मैप or a matching process where the points of one set are matched against the points of another. मैपिंग आम भाषा में मतलब कि मैप पे किसी चीज को लिंक करना, ठीक है, या पॉइंट्स बनाकर किसी चीज को लोकेट करना, उसको मार्क करना, दैट इज कॉल्ड एज अ मैपिंग। नक्शा बनाना, सिंपल आम भाषा में बोलूं। एंड जियोस्पेशियल डेटा क्या होता है? This includes location information about the natural or man-made physical or imaginary features, whether above the ground or below, boundaries, point of interest, natural phenomena, mobility data, weather patterns and other statistical information. Geospatial data, 2 शब्दों से मिला है, geography and space, ठीक है। तो जोग्राफिकल लोकेशन क्या है किसी भी चीज की? हमारे अर्थ के सरफेस पे बहुत तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। देयर आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, देयर आर नेचुरली ऑकरिंग थिंग्स। नेचुरली ऑकरिंग थिंग्स कौन सी हो गई? जैसे नदियां हो गई, लेक्स हो गए, पहाड़ हो गए, माउंटेन्स हो गए, है ना, कोई हिल हो गया, कोई टेबल लैंड हो गया, कोई क्लिफ हो गया। सो दीज आर द नेचुरली ऑकरिंग रिलीफ फीचर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट। या मैं बोलूं कि मैन मेड बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कोई मॉल हो गया, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, कोई स्कूल हो गया, कोई हॉस्पिटल हो गया। तो जियोस्पेशियल डेटा क्या होता है? किसी भी मैप पर किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन पॉइंट आउट करना या लोकेशन को फिक्स करना, दैट इज कॉल्ड एज द जियोस्पेशियल डेटा। तो ये जो डेटा बनेगा ना, जो इंफॉर्मेशन बनेगी ना, इसको कहा जाएगा जियोस्पेशियल डेटा। तो जियोस्पेशियल डेटा को जब हम मैप पे प्रोजेक्ट करते हैं उसको कहते हैं मैपिंग। बहुत ही सिंपल है। यदि मैं बताऊं कि इंडिया में एक बहुत लंबी रिवर है, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज गंगा, तो मैं गंगा नदी का लोकेशन बता दूं कि भाई
गंगा नदी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, फिर इस तरह का कोर्स होता है, इन सारी डिस्ट्रिक्ट से पास होके फाइनली वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। तो जो भी इस मैप को देखेगा, दैट पर्सन वुड हैव एन आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ रिवर गंगा। या मैं बोलूं कि सक्सेस अहेड एजुकेशन सेंटर विच इज इन एमपी नगर जोन 2 भोपाल, ये यहां पर लोकेटेड है। तो somebody who want to link to this area, somebody who want to reach to this office would be following this geospatial data। तो आप समझ रहे हैं कि किसी भी जगह की, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का या किसी भी नेचुरली ऑकरिंग रिलीफ फीचर को मैप पे लोकेट करना, दैट वुड गिव अस द कलेक्टिव डेटा। पूरी इंफॉर्मेशन जो होती है ना उसको एक कलेक्टिव डेटा बोलते हैं और उसको हम जियोस्पेशियल डेटा बोलते हैं। सिंपल है, आप इसको रीड करिए, समझ में आएगा, राइट। फिर इंडिया ने क्या चेंजेस किए हैं, तो इंडिया ने नई मैपिंग डेटा पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड that it has decided to liberalize the policies of mapping and geospatial data। ठीक है, अब आप समझते हैं, जैसे आपके गाड़ियों में आपने देखा होगा, ऑल ऑफ यू हैव जीपीएस इन योर कार। व्हाट इज जीपीएस? दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो जब आपको किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है जो पहले आपने नहीं देखी होती है, तो व्हाट डू यू नेविगेट। How do you navigate? You navigate with the help of America's GPS, Global Positioning System। सैटेलाइट के थ्रू आपको पूरी इमेजेस मिल जाती हैं। दे शो यू द वे कि आप इस रूट से जाइए, इस रूट से जाइए, और आप फिर आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे जो डेस्टिनेशन मार्क किए गए हैं इन अ मैपिंग, तो ये पूरा डेटा कलेक्ट करके एक प्रॉपर मैप बनाया गया है। ठीक है, जैसे आपने गूगल मैप देखा होगा, आप सब गूगल मैप यूज करते हैं, तो पूरा दुनिया भर का डेटा कलेक्ट करके ही तो गूगल मैप बनाया गया है। कि यदि मैं इंडिया के बारे में बोलूं कि ये जो सिटी है, मान लीजिए ताजमहल है, तो ताजमहल आगरा में है, आगरा इज इन उत्तर प्रदेश। तो ये पूरा लोकेशन जो बनाया गया है, पूरी मैपिंग जो की गई है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द लॉट्स एंड लॉट ऑफ कलेक्टिव इंफॉर्मेशन, जियोस्पेशियल डेटा। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि इफ समबडी वांट टू एक्सेस सम काइंड ऑफ डेटा, तो उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते थे। कंपनीज जो है, स्पेशली जो बिग फर्म्स होते हैं ना, उनके लिए सब चीजें लिबरल नहीं थी, सारी चीजें फ्री नहीं थी। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि दे वर नॉट फ्री टू एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ डेटा, राइट। दे वर नॉट फ्री टू एक्सेस एनी काइंड ऑफ डेटा। कुछ डेटा फ्रीली अवेलेबल था, कुछ डेटा रेस्ट्रिक्टेड था, स्पेशली टू कंपनीज, टू ई कॉमर्स कंपनीज, टू सिविलियंस। तो अभी सरकार क्या कह रही है कि हर तरह का डेटा जो है, जियोस्पेशियल डेटा, दिस इज गोइंग टू बी लिबरलाइज्ड। अब किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा किसी भी सिविलियन पर या किसी भी ई कॉमर्स कंपनी पे। सभी तरह का जियोस्पेशियल डेटा जो है वो फ्री रहेगा। मतलब यदि दुनिया में कोई जियोस्पेशियल डेटा है, तो पहले यदि वो डेटा आपके लिए रेस्ट्रिक्टेड था, अब वो डेटा आपके लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगा। दिस इज गोइंग टू बी लिबरलाइज्ड। यू आर फ्री टू एक्सेस दैट डेटा। दैट इज द न्यू मैपिंग डेटा पॉलिसी। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है हमारी इंडस्ट्रीज को, हमारी ई कॉमर्स कंपनीज को, जैसे कि अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जो भी ई कॉमर्स कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, सबको इसका फायदा मिलने वाला है। ठीक है, under the previous policy, it was not that easier for the Indian companies to build tools and provide the better geospatial data and mapping technologies, क्योंकि बहुत सारे restrictions face करने पड़ते थे इन सारे companies को। The new policy change by the government will mainly allow the Indian companies to access and accurate maps of the Indian territories without going through permissions and approvals। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पहले इंडियन कंपनीज को कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ते थे, हर तरह का जियोस्पेशियल डेटा उनके लिए अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब they will be able to give the precise location of everything, they will be able to access every location, क्योंकि अब ये लिबरलाइज कर दिया है सरकार ने। The move by the government aims at making the country more self-reliant when it comes to mapping, navigation and geospatial data। अच्छा, जियोस्पेशियल डेटा में ना केवल लोकेशन नहीं देते, बहुत सारी और कई तरह की इंफॉर्मेशन भी होती है जियोस्पेशियल डेटा में। जैसे कि आप किसी लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो उस लोकेलिटी का वेदर कंडीशन कैसा है। ठीक है, वेदर मतलब the pattern that keeps on changing on a daily basis, right? तो मैं अगर बात करूं कि today is 19th of February 2021, तो आज का वेदर कैसा होगा if I talk about भोपाल, या मैं बात करूं कि सागर का आज का वेदर कैसा है, तो वेदर पैटर्न चेंजेस, राइट। तो जियोस्पेशियल डेटा से हमको ये सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है कि वेदर इट इज सनी, वेदर इट इज क्लाउडी, और आर दे एक्सपेक्टिंग अ रेनफॉल। ठीक है, क्या वहां पे कुछ सीजनल चेंजेस होने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि वहां पे
बोल रहे हैं कि जो आपकी लोकेलिटी है, फॉर एग्जांपल लेट मी टॉक अबाउट भोपाल, कि यहाँ पे आज के दिन बारिश होने वाली है, तो हाउ मच एवरेज रेनफॉल दे आर एक्सपेक्टिंग, कितना रेनफॉल तक होगा, ठीक है, या आने वाले कुछ वक्त में इस एरिया में सूखा पड़ने वाला है. सो दिस काइंड ऑफ जियोस्पेशियल डेटा ऑल्सो गिव्स एन आइडिया वेदर दिस एरिया इज गोइंग टू रिसीव हैवी रेनफॉल, आर देयर एनी कंडीशंस ऑफ फ्लड्स, या यहाँ पे कोई और किसी तरह का डिजास्टर होने वाला है. तो एक इंफॉर्मेशन मिलती है पूरे वेदर पैटर्न से, ठीक है. दूसरा, सॉइल क्वालिटी उस लोकेलिटी की कैसी है, तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको भी बहुत हेल्प करेगा. सॉइल क्वालिटी उस एरिया की कैसी है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द सॉइल द फार्मर्स विल बी एबल टू टेक द डिसीजन कि उन्हें किस तरह का क्रॉपिंग प्रैक्टिस करना है, क्रॉपिंग पैटर्न प्रैक्टिस करना है, क्या वो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम पे जाएंगे, सिंगल क्रॉपिंग पे जाएंगे, किस तरह का क्रॉप उनके सॉइल में अच्छा प्रोडक्शन होगा उसका, ठीक है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस जियोस्पेशियल डेटा से मिलती है, राइट. तो इसके लिए भी ये बहुत इंडिया को हेल्प करेगा, स्पेशली इंडियन कंपनीज जिनके लिए पहले रेस्ट्रिक्शंस थे, जिनके लिए हर तरह का डेटा अवेलेबल नहीं था, अब वो बिल्कुल सरकार फ्री कर रही है, लिबरल कर रही है, राइट. चलो, while announcing the new guidelines for geospatial data, the Ministry of Science and Technology stated that what is available globally does not require to be restricted in India. यदि किसी प्रकार का कोई डेटा है और वो ग्लोबली अवेलेबल है, तो why Indian company has to be restricted? It should also get the permission. अब इंडियन कंपनीज को किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं. Why the maps and geospatial data is significant? The availability of maps and accurate geospatial data is highly significant as they are essential for the major infrastructure projects of the country, like लिंकेजेस ऑफ द रिवर. रिवर्स की प्रॉपर लोकेशन पता होना चाहिए ना. यदि कोई प्रोजेक्ट हम प्लान कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, कोई चैनल बनाना चाह रहे हैं दो रिवर्स को लिंक करने के लिए, या कोई पावर प्लांट बनाना चाह रहे हैं, कोई डैम बनाना चाह रहे हैं, तो उसका पूरा हमको डाउन स्ट्रीम पूरा फ्लो पता होना चाहिए उसका. दैट्स इंपॉर्टेंट. डिप्लॉइंग स्मार्ट पावर सिस्टम, क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, राइट. The accurate maps with the proper land details are important for the growth of e-commerce, smart cities, autonomous drones, delivery, urban transport and logistics. Logistics का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है. तो हमें पूरी प्रॉपर लोकेशन जब मालूम है, पूरे लैंड एरिया की पूरी एक एक चीज की लोकेशन हमको मालूम है, तो हम बेटर प्लानिंग कर सकते हैं. ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज को बहुत फायदा होगा, आसानी से वो डिलीवरी कर सकते हैं हर एक लोकेशन पे. The quality of mapping information also depends upon the HD quality maps and with the greater depth and accuracy and 3D images. तो बहुत सारी चीजें इसमें हेल्प करने वाली हैं. जो भी गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, इंडियन कंपनीज को फायदा होगा. बेटर लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैपिंग डेटा और ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड फार्मिंग. मैंने बताया ना, फार्मिंग क्लाइमेटिक पैटर्न कैसा है, वेदर पैटर्न कैसा है उस एरिया का, सॉइल क्वालिटी कैसा है, तो इससे फार्मिंग में बहुत हेल्प मिलेगी. ऑल्सो the new geospatial data tool can help small business to expand and help farmers to get more information about the land. While Indian startups and companies have always been capable and eager to provide tools that will help the infrastructure project, the major problem has been getting access to geospatial data. So it's one and the same thing. जो मैंने आपको समझाया वही चीज यहाँ पे स्लाइड में लिखी हुई है, जो मैंने आपको पहले आसान भाषा में समझा दी है. How the changes in mapping policy will benefit Indian companies? जो चीज पहले रेस्ट्रिक्टेड थी अब वो फ्रीली अवेलेबल होगी. किसी भी तरह का उनको रेस्ट्रिक्शन या प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है. बिफोर दे जनरेट, कलेक्ट, स्टोर, डिसेमिनेट, अपडेट, पब्लिश, प्रिपेयर द डिजिटल मैप और जियोस्पेशियल पेपर. मान लीजिए कोई कंपनी थी, पहले अगर उसको किसी तरह का डेटा एक्सेस करना होता था या अपने कस्टमर्स को किसी तरह का डेटा प्रोवाइड करना होता था ना, तो दे यूज टू गेट लॉट ऑफ अप्रूवल्स, दे यूज टू टेक लॉट ऑफ परमिशंस, या उसे पब्लिश करने के कुछ नॉर्म्स होते थे, वो सब करना पड़ता था. अब ऐसा कुछ भी नहीं करना है, वो सब उससे फ्री हो गए हैं, ठीक है. तो इट्स अगेन द सेम थिंग. With change in the mapping data policy, Google Maps may not remain the only preferred navigation service. तो बहुत सारे नए आइडियाज, न्यू स्टार्टअप्स इससे फ्लरिश होंगे, ठीक है. हम पूरा देश अभी जो सिर्फ गूगल मैप्स पे रिलाई कर रहा है, तो वंस हमारे जो आईटी सेक्टर से ये फ्री हो जाएंगे, जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है इंडिया की जो फ्री हो जाएंगी, जिनको सारा डेटा एक्सेस करने की परमिशन मिल रही है, तो हो सकता है कि हम अपनी नई टेक्नोलॉजीज बना लें, अपने नए तरीके के कुछ हमारे स्टार्टअप्स आ जाएं, तो नए मैप्स और नए नेविगेशन फैसिलिटीज हमको दे पाए, ठीक है. तो ये बहुत रिसर्च को बहुत प्रमोट करेगा. इंडियन कंपनीज विल बी एबल टू डिलीवर ऑल्टरनेटिव्स टू गूगल मैप with as much good or even better accuracy, particularly when it comes to indoor navigation such as malls, airports, hospitals and more. The mapping innovators and the startups will be trusted to apply good judgment and self clarity when using the geospatial data and map self certified, ठीक है. तो नए स्टार्टअप्स
इनको फायदा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अब सरकार पूरा डेटा फ्री कर रही है। पहले जो रेस्ट्रिक्टेड था अब वो फ्री में सब एक्सेस कर सकते हैं। तो केवल गूगल मैप पे ही पूरा देश केंद्रित क्यों रहे, राइट? गूगल मैप्स को छोड़कर हो सकता है कि कुछ डोमेस्टिक हमारे ऐसे कुछ नए नेविगेशन टेक्निक्स या नए मैपिंग कुछ बना पाए लोग का, कुछ कंपनीज बना पाए, स्टार्टअप्स बना पाए, जिससे इंडिया को और फायदा मिलेगा। मेक इन इंडिया भी प्रमोट होगा यहाँ पे, ठीक है। थर्ड टॉपिक फॉर द डे, थर्ड टॉपिक है कि रिसेंटली फ्रांस की सरकार ने एक नया बिल पास किया है उनके लोअर हाउस में। माइंडेड अभी भी बिल है, अपर हाउस में पास नहीं हुआ है, हालांकि चांसेस पूरे हैं कि वो अपर हाउस में भी पास हो जाएगा। और इस बिल का नाम है एंटी रेडिकलिज्म बिल, और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल बिल है। इसने कई लोगों को बहुत ही ज्यादा एंग्री कर दिया है, स्पेशली द मुस्लिम्स कम्युनिटी। द मुस्लिम कम्युनिटी दे आर वेरी वरीड फॉर द फ्यूचर, ठीक है। और तो क्या है ये एंटी रेडिकलिज्म बिल और क्यों फ्रांस ने इसको पास किया है, तो इसको हम बात करते हैं, ठीक है। तो उसके पहले कुछ फैक्ट्स है जो मैं बता दूं कि फ्रांस की जो पार्लियामेंट होती है उसमें होते हैं दो हाउस। अपर हाउस होता है सीनेट, जिसमें होते हैं 348 सीनेटर्स, राइट। और जो लोअर हाउस होता है वो होता है नेशनल असेंबली। जैसे इंडिया का लोकसभा, फ्रांस में उसको बोलते हैं नेशनल असेंबली। उसमें होते हैं 577 डेप्यूटीज। इंडिया में एमपीज बोलते हैं ना, एमपी ऑफ लोकसभा, तो फ्रांस में बोलते हैं डेप्यूटीज। तो याद रखना, अपर हाउस सीनेट, लोअर हाउस इज नेशनल असेंबली, और नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स कहलाते हैं वो कहलाते हैं डेप्यूटी, और अपर हाउस के तो सीनेटर्स ही होते हैं। तो रिसेंटली लॉ मेकर्स इन फ्रांस लोअर हाउस, जो उनकी पार्लियामेंट है फ्रेंच पार्लियामेंट के लोअर हाउस में, मतलब नेशनल असेंबली में एक बिल पास किया गया है, ठीक है। नाउ दे अप्रूव्ड अ बिल दैट वुड स्ट्रेंथन द ओवरसाइट। क्या करेगा ये? मॉनिटर करेगा मॉस्क, स्कूल, स्पोर्ट्स क्लब टू सेफगार्ड फ्रांस फ्रॉम रेडिकल इस्लामिस्ट and to promote respect for French values, one of the President Emmanuel Macron's landmarks project। इस वक्त फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इमानुअल मैक्रोन। तो इमानुअल मैक्रोन को चिंता है आने वाले इलेक्शंस की। फ्रांस में जो प्रेसिडेंट का टर्म होता है वो होता है 5 years का, ठीक है। तो जो करंट प्रेसिडेंट है इमानुअल मैक्रोन, ही इज गोइंग टू फेस द नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन ईयर 2022 एंड टू बी प्रिसाइज इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। फ्रांस में जो इलेक्शंस होते हैं वो फेस्ड मैनर में होते हैं। तो 8 अप्रैल से 23 अप्रैल तक वहां पे इलेक्शंस होंगे 2022 में। तो ये जो बिल पास किया गया है ये आने वाले इलेक्शंस की तैयारी है। आपने पिछले कुछ महीनों में कुछ न्यूज पढ़ी होंगी रिलेटेड टू फ्रांस की, वहां पे कुछ ऐसे एपिसोड्स हुए, कुछ मिसहैप हुए जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। रिमेंबर, वहां पर एक स्कूल टीचर को बिहेड कर दिया गया था, ठीक है, बिकॉज कुछ इस्लामिस्ट इन्होंने कुछ पिक्चर्स वगैरह शो किए थे, ठीक है, शोइंग द प्रॉफिट मोहम्मद एंड ऑल। तो वो पूरा एक एपिसोड हुआ था। उसके बाद वहां पे एक चर्च में एक नाइफ अटैक हो गया था इन नाइस। सो ये जो एपिसोड्स हुए हैं, सैमुअल पैटी, वेरी गुड। तो ठीक है, तो ये सैमुअल पैटी जो टीचर थे इनको बिहेड कर दिया गया था। तो ये सारा आपने पढ़ रखा है। उसी को लेकर फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमानुअल मैक्रोन आने वाले इलेक्शंस को टारगेट कर रहे हैं, और इसके चलते उन्होंने एक नया बिल पेश किया है लोअर हाउस में, जो अप्रूव हो चुका है लोअर हाउस में। और जो बिल है वो है एंटी रेडिकलिज्म बिल। क्या मतलब है इसका? मतलब दे वांट टू प्रोटेक्ट फ्रांस फ्रॉम रेडिकल इस्लामिस्ट या सेपरेटिज्म से बचाना चाह रहे हैं। सेपरेटिज्म का क्या मतलब है कि फ्रांस में क्या होना चाहिए? फ्रांस में लोगों के बीच में डिवीजन नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन द रिलीजियस आइडियोलॉजी। फ्रांस को तोड़े नहीं, ठीक है। रेडिकल इस्लामिस्ट के खिलाफ ये पूरा बिल आया है। हालांकि जो बिल है उसका नाम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। द नेम ऑफ द बिल इज समथिंग एल्स। द बिल इज टाइटल्ड एज सपोर्टिंग रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ रिपब्लिक। बिल का नाम क्या है? सपोर्टिंग रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ रिपब्लिक, एंड इट कवर्स मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ फ्रेंच लाइफ। बट जो ये बिल के जानकार हैं, जो इस बिल को समझ पा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली दिस इज अ टारगेट ऑन प्रोटेक्टिंग फ्रांस। द टारगेट ऑफ द बिल इज टू प्रोटेक्ट फ्रांस फ्रॉम रेडिकल इस्लामिस्ट या इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है या सेपरेटिस्ट जो आइडियोलॉजी है उससे बचाने के लिए ये बिल पास किया गया है। It has been hotly contested by some Muslim lawmakers and others who fear that state is intruding on the essential freedoms and pointing a finger at Islam, that is nation's number 2 religion। फ्रांस की यदि हम पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 6 करोड़ के आसपास की है ऑन एन एवरेज। 6 करोड़ की आबादी में से 40% जो पीपल हैं दे फॉलो क्रिश्चियनिटी, ठीक है। रोमन कैथोलिक रोमन्स है, ठीक है। क्रिश्चियंस हैं ये 40%।
40% जो आबादी है ये कोई रिलीजन नहीं मानती है, नो रिलीजन एट ऑल, ठीक है, दे डोंट हैव एनी रिलीजियस प्रेफरेंस। एंड इसके बाद क्रिश्चियनिटी के बाद जो सेकंड हाईएस्ट जो रिलीजन है ना वो है 5% की जो आबादी है वो मानती है इस्लाम, ठीक है। तो अभी आज की तारीख में 2021 में यदि हम रिलीजन को कंपेयर करें तो जहां 40% आबादी फ्रांस की क्रिश्चियंस है, वहीं पे नेक्स्ट जो सेकंड हाईएस्ट है वो है इस्लाम या मुस्लिम्स। तो फ्रांस का एक डेटा ये कहता है कि बाय 2050 आने वाले कुछ सालों में इस्लाम जो है ना इट इज गोइंग टू बी लगभग 13 to 15%। तो दिस इज अ थ्रेट टू जो नेटिव है फ्रांस के या जो ओरिजिनल है यहाँ पे जो फ्रांस के जो बोल सकते फ्रेंच पॉपुलेशन है, इसके लिए ये बहुत बड़ा ये एक सवाल खड़ा करता है, ठीक है, क्योंकि 40% जो आबादी वो तो कोई रिलीजन ही नहीं फॉलो कर रही है। सो दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। सो इसलिए इन्होंने ये बिल पास किया है। इस बिल में कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, इट इज नॉट जस्ट फोकस्ड ऑन रिलीजन बट इट टॉक्स अबाउट मेनी अदर थिंग। इसमें टोटल 51 आर्टिकल्स हैं, ये जो बिल प्रपोज किया गया इसमें टोटल 51 आर्टिकल्स हैं और हर एक आर्टिकल एक अलग चीज के बारे में बात करता है। आफ्टर 2 weeks of intense debate, the vote in the National Assembly House was first critical hurdle for the legislation that has been long in making। तो ये जो बिल पास हुआ है, मैंने आपको बताया कि जो इनका जो लोअर हाउस है नेशनल असेंबली, वहां पे टोटल स्ट्रेंथ है, पिछली साइड में मैंने आपको बताया था, इट इज 577। तो आउट ऑफ 577, 347 दे हैव वोटेड इन फेवर, 151 दे वोटेड अगेंस्ट एंड देयर वर 65 एब्सटेंशंस, मतलब एब्सटेन इन्होंने वोट ही नहीं किया है और बाकी लोग आए नहीं होंगे, ठीक है। तो 347 ने फेवर में वोट किया है, 151 ने अगेंस्ट में वोट किया है और 65 लोगों ने वोट करने से डिनाई कर दिया है और बाकी एब्सेंटीज रहे होंगे, ठीक है। With France bloodied by terror attacks, having hundreds of citizens who went to Syria in the years past, thousands of French troops now fighting extremists in Mali, the few disagree that radicalization is a danger. Critics also see the proposed law as a political ploy to lure the right wing to Macron's centrist party ahead of the next year's presidential election. मैं आपको बता देती हूँ, ये जो इमैनुअल मैक्रून है ना, इनकी पार्टी का नाम है REM। फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ और है, उसका जो पूरा निकल के आता है मेन नाम वो REM है, ये आपको याद रखना है। और बेसिकली इमैनुअल मैक्रून जो इस वक्त प्रेसिडेंट है, इनकी जो पार्टी है दिस इज अ सेंट्रिस्ट पार्टी, ये अपने आप को सेंट्रिस्ट बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रिस्ट? वहां पे आपने 2 आइडियोलॉजीज ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, आपने पढ़ा हुआ है लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी, आपने पढ़ा हुआ है राइट विंग आइडियोलॉजी। लेफ्ट विंग मतलब मोर कम्युनिज्म, मोर सोशलिज्म, ठीक है। राइट विंग मतलब टुवर्ड्स मोर कैपिटलिज्म। तो ये अपने आप को सेंट्रिस्ट मानते कि ना हम पूरी तरह से राइट विंग है ना हम पूरी तरह से लेफ्ट विंग है। अब इनकी पार्टी को, इमैनुअल मैक्रून को सबसे ज्यादा जो टफ कंपटीशन जो एक दे रही है वो एक चौथी पार्टी, मतलब फ्रांस में क्या है, एक नई पार्टी अभी सामने आई है एंड द नेम ऑफ द लीडर इज मारी ली पेन। मारी ली पेन की नेशनल रैली करके एक पार्टी है, ये पार्टी अपने आप को कह रही है फार राइट विंग आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड, मतलब हम बहुत ज्यादा राइट विंग आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है। एंड कई सारे जो क्रिटिक्स हैं, कई सारे जो लोग हैं ना जो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं फ्रांस की, वो ये कह रहे हैं कि इनकी जो पॉलिसी है मारी ली पेन की, दिस इज समवॉट लाइक डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। बहुत सारे एजेंडाज जो हैं ये इनके डोनाल्ड ट्रंप की आइडियोलॉजी से मिले जुले लगते हैं, ठीक है। तो Emmanuel Macron, who is the existing president of the France, जिनकी centrist ideology है, now he is going to face a tough competition with the far right wing ideology of Marie Le Pen। तो इसी के चलते अभी फिलहाल इमैनुअल मैक्रून फ्रांस की जनता को ये संदेश देना चाह रहे हैं, ये इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कि हमारी आइडियोलॉजी भी राइट विंग है, हम भी इस्लामिस्ट सेपरेटिज्म के खिलाफ हैं, हम भी यहां पर कठोर से कठोर स्टेप्स लेने को तैयार हैं। इनफैक्ट इमैनुअल मैक्रून के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी एक डिबेट होती है मारी ली पेन के साथ और उनके कैबिनेट मिनिस्टर बोल देते हैं कि आपकी पार्टी तो बहुत ही सॉफ्ट है रेडिकल इस्लाम को लेकर, इस्लामिस्ट को लेकर, और हम लोग बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर सीरियस हैं एंड वी वांट टू प्रिजर्व द वैल्यूज ऑफ द फ्रांस, ठीक है। तो इसको लेकर ये पूरा चल रहा है। आप बोलोगे कि मैम 2 चीजें हैं, अचानक से ये बिल क्यों पास हुआ फ्रांस में कि हमें फ्रांस की वैल्यूज को बचाना है, फ्रांस के प्रिंसिपल्स को बचाना है, इसको सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी से बचा के रखना है और ये बिल काम करेगा अगेंस्ट रेडिकल इस्लामिज्म। तो अचानक से ये बिल क्यों पास हुआ? द एजेंडा इज इलेक्शन,
ठीक है। और जो इस वक्त अभी फ्रांस की जो कैंपेनिंग चल रही है प्रेसिडेंट की, वो सरासर चल रही है अगेंस्ट मैरी ली पेन, क्योंकि ये राइट विंग आइडियोलॉजी फॉलो करती हैं। तो ये भी अपने आप को बताना चाह रहे हैं कि अब हम सेंट्रिस्ट नहीं रह गए, नाउ वी आर ऑल्सो फॉलोइंग द राइट विंग अप्रोच। ये राइट विंग आइडियोलॉजी को लेकर ही इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। द बिल गेन्ड एडेड अर्जेंसी आफ्टर अ टीचर वॉज बिहेडेड outside Paris in October and 3 people were killed during a knife attack in Nice Basilica, चर्च में जो नाइफ अटैक हो गया था वहां पर। ये दोनों ही इंसिडेंट्स के बाद ये बिल पास होना बहुत जरूर हो गया। द बिल known as Article 18, which is Paty law, named after Samuel Paty, the teacher beheaded outside the school west of Paris। अब मैंने बताया इस बिल में टोटल 51 आर्टिकल्स हैं, जिसमें से एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 18, जिसे पैटी लॉ भी बोलते हैं। यह आर्टिकल क्या कहता है? It makes a crime to endanger the life of a person by providing details of their private life। फ्रांस में किसी भी इंडिविजुअल के डिटेल्स अगर आप पब्लिक कर रहे हो तो आप एक क्राइम कमिट कर रहे हो। आप किसी इंडिविजुअल की लाइफ को एंडेंजर नहीं कर सकते उसके पर्सनल डिटेल्स को पब्लिक करके, ठीक है। उसकी लोकेशन आप पब्लिक मत करो, उसके पर्सनल डिटेल्स आप पब्लिक मत करो, क्योंकि वो जो स्कूल टीचर है ना, उन्होंने जो किया, जो भी उन्होंने बताए थे, उन्होंने जो प्रॉफिट मोहम्मद के कुछ पिक्चर्स दिखाए थे स्टूडेंट्स को, जो आपत्तिजनक लगे कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स को, क्या किया, स्कूल के ही स्टूडेंट्स ने वीडियो बनाकर इन टीचर की एग्जैक्ट लोकेशन और सारे डिटेल्स आउट कर दिए थे सोशल मीडिया पे। उसके बाद ही तो जिस बंदे ने आके उनको बिहेड किया, ये पूरा क्राइम कमिट किया था। सो बिल विच मेंशन्स नाइदर मुस्लिम्स नॉर इस्लाम बाय नेम इज बैक्ड बाय दोज हु सी द नीड टू कंटेन व्हाट द गवर्नमेंट सेज एन एनक्रोचिंग फंडामेंटलिज्म सबवर्टिंग फ्रेंच वैल्यूज। तो याद रखना ये जो बिल है, ठीक है, बिल का नाम सपोर्टिंग रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ रिपब्लिक। ये जो बिल है इसमें 51 आर्टिकल्स हैं। इसमें से जो आर्टिकल नंबर 18 है उसे पैटी लॉ भी कहते हैं। पैटी लॉ क्या बोलता है कि ये पूरी तरह से क्राइम होगा यदि आप किसी फ्रेंच सिटीजन के पर्सनल डिटेल्स, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कहाँ काम करता है, इसको यदि आप पब्लिक करते हो, उनकी लोकेशन को। सो दिस इज क्राइम, यू शुड नॉट एंडेंजर द लाइफ ऑफ अ सिटीजन। तो ये है, ठीक है। Now, top representatives of all the religions were consulted as the text was being written। गवर्नमेंट ये कह रही है, ये क्लेम कर रही है कि हमने जब ये बिल का टेक्स्ट लिखा था, इसका पूरा कंटेंट लिखा था, तो हमने बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ इसको कंसल्ट किया था, ठीक है। दिस 51 आर्टिकल बिल विल बैन द वर्जिनिटी सर्टिफिकेट्स एंड क्रैक डाउन ऑन पॉलीगैमी एंड फोर्स मैरिजेस एंड प्रैक्टिसेस नॉट फॉर्मली अटैच्ड टू रिलीजन। और भी कई सारे प्रोविजंस है मैंने कहा इस बिल में, जैसे कि फ्रांस में ऐसे कई सारी जगह हैं जहां पे लड़कियों को वर्जिनिटी सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं बिफोर देयर मैरिजेस एंड ऑल, तो इसको भी हम बैन करें, ये नहीं होना चाहिए। पॉलीगमी को हम अटैक करेंगे। पॉलीगमी मतलब हैविंग मोर देन वन वाइफ, राइट। इसमें ये बोला जा रहा है कि इफ देयर इज एनी सिटीजन who will have more than one wife, तो उसको फ्रेंच सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। इफ देयर इज एनी पर्सन हु इज एस्पायरिंग फॉर द फ्रेंच सिटीजनशिप बट ही हैज मोर देन वन वाइफ, तो उसको फ्रेंच सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। फोर्स मैरिजेस, तो ये सारी चीजों को हम टारगेट करेंगे। क्रिटिक्स से दैट दीज प्रोविजंस आर ऑलरेडी कवर्ड इन द एग्जिस्टिंग लॉज। तो बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं इमैनुअल मैक्रोन के, वो ये कह रहे हैं कि देश में ऑलरेडी ऐसे कई सारे कानून हैं जो इन सारी चीजों से डील करते हैं। Among other key measure is ensuring that children attend the regular school starting at age 3। होम स्कूलिंग को टारगेट कर रहे हैं कि प्रॉपर स्कूल्स भेजिए स्टार्टिंग एट एज 3, विच इज अ वे टू टारगेट होम स्कूल वेयर आइडियोलॉजी इज टॉट। तो बेसिकली अगेन ये इनडायरेक्टली मुस्लिम्स बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम रिलीजियस आइडियोलॉजी जो घर में पढ़ाते हैं या होम स्कूलिंग करते हैं उसको आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। अदर मेजर्स इंक्लूड ट्रेनिंग ऑल पब्लिक एम्प्लॉयज इन सेक्युलरिज्म। Anyone who threatens a public employer risk a prison sentence। सेक्युलरिज्म की बात हो रही है। आपको मैं बता दूं फ्रांस में ना नकाब और हिजाब ये दोनों ही बैंड है। नकाब क्या होता है और हिजाब क्या होता है? नकाब जो होता है जो इतना एरिया कवर करते हैं ना मुस्लिम वुमेन, ठीक है, और दिस पार्ट कैन बी सीन। और हिजाब जो होता है वो पूरा फेस कवर करता है इंक्लूडिंग दिस मच एरिया इंक्लूडिंग द फेस। तो ये ऑलरेडी बैंड है, तो और स्ट्रिक्ट प्रोविजंस इसको लेके आएंगे कि भाई जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वहां पर आप हिजाब नहीं पहन सकते, ठीक है। तो आपको सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस करना है। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिज्म? दैट एवरी रिलीजन इज इक्वल, ठीक है। तो वहां पर यू कैन नॉट प्रैक्टिस योर ओन रिलीजियस आइडियोलॉजी। इस तरह के उन्होंने टारगेट किए हैं बिल में। The bill introduced mechanism to guarantee that mosque and association that run them are not under the sway of foreign interest or homegrown Salafist with a rigorous interpretation of Islam। तो बेसिकली बहुत से restrictions लग जाएंगे स्कूल्स में, मॉस्क में,
यदि गवर्नमेंट को ऐसा कोई अंदेशा होता है कि पर्टिकुलर जो मॉस्क है यहाँ पर कुछ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी प्रीच की जा रही है, तो वो ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूट को बंद भी कर सकते हैं। यदि फ्रेंच पुलिस सस्पिशियस होती है या कोई भी गवर्नमेंट में कोई सस्पिशियस होता है कि कोई पर्टिकुलर मॉस्क है, ठीक है, या कोई क्लब है या कोई स्कूल है, यहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम रिलीजियस आइडियोलॉजी टीच की जा रही है, तो उस रिलीजियस इंस्टीट्यूट को या उस क्लब को या उस स्कूल को बंद किया जा सकता है। ये सारी चीजें इस बिल में लिखी हुई हैं। नेक्स्ट इज यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन रिवोक्स ट्रम्प्स इमरजेंसी ऑर्डर ऑन यूएस मैक्सिको बॉर्डर वॉल। अब ये क्या है? यूएसए और मैक्सिको के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोज किया था कि एक वॉल बनाना है, एक कॉन्क्रीट वॉल बनाना है। ठीक है, क्यों बनाना है? टू स्टॉप द इलीगल माइग्रेशन ऑफ मैक्सिकन रेसिडेंट्स इनटू द यूएस टेरिटरीज। बहुत लंबे वक्त से मैक्सिको से लोग इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज यूएसए माइग्रेट करते आए हैं। ठीक है, जो वायर फेंसिंग थी दैट वाज नॉट एडिक्वेट इनफ टू रिजॉल्व द माइग्रेशन क्राइसिस। तो डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन कैंपेन ही ये था कि मैं मैक्सिको के अगेंस्ट एक वॉल बना दूंगा, एक कॉन्क्रीट वॉल बना दूंगा, यहां से इमिग्रेशन बिल्कुल या यहां से माइग्रेशन बिल्कुल स्टॉप कर दूंगा। तो ये वॉल बनाना का काम शुरू भी हो गया था, इसके लिए फंडिंग भी की गई। पर जो नए प्रेसिडेंट बने हैं जो बाइडेन, इनका कहना है कि ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन का जो फंडिंग का जो बर्डन आ रहा है, दिस इज कमिंग ऑन द टैक्स पेयर्स मनी। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सी इमरजेंसी लगाई थी और उसको कैसे जो बाइडेन ने रिवोक किया है, ये हम सब अभी डिटेल डिस्कस करेंगे। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन रिवोक्ड द इमरजेंसी ऑर्डर इशूड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप for the construction of the US-Mexico border wall. Biden wrote in a letter to the House Speaker Nancy Pelosi, जो वहां का लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उनकी जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उनको जो बाइडेन ने, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक लेटर लिखा है। उस लेटर में ये लिखा है, I have determined that the declaration of a national emergency at our southern border was unwarranted. जो नेशनल इमरजेंसी आपने लगा रखी है, वो जहां पर हमारी जो हाँ यूएसए की जो सर्दर्न बॉर्डर है, एंड उस नेशनल इमरजेंसी के चलते जितने फंड्स आपने डाइवर्ट किए हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल, दैट इज अनवारंटेड, अनरिक्वायर्ड। उतना पैसा अभी हमें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिकन को ये बोलते आए हैं कि आई विल मेक मैक्सिको टू पे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल। क्यों? सवाल तो ये उठेगा कि इतना खर्चा कौन सा देश उठाएगा? Why USA is going to bear the cost of constructing a concrete wall? तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बोलते आए थे कि मैक्सिको विल हैव टू पे फॉर इट। कैसे पे करेगा? या तो मैक्सिको से आने वाले प्रोडक्ट्स पे हम इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा देंगे या उनके लिए और तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, तो मैक्सिको इज अल्टीमेटली गोइंग टू बेयर द प्राइस। बट ऐसा हो नहीं रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे फंड्स को इस तरफ डाइवर्ट किया हुआ था थ्रू इमरजेंसी ऑर्डर, उसको इन्होंने रिवोक कर दिया है नए प्रेसिडेंट ने। President Biden announced that it shall be the policy of the administration that no more American taxpayer money can be diverted to construct a border wall. वो कह रहे हैं why American taxpayer money should be used. ठीक है, तो हम इतना बड़ा खर्चा नहीं बेयर करेंगे। President Biden will be directing a careful review of all the resources appropriated or redirected to that end. तो जितने resources, जितना पैसा डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके बॉर्डर वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए डाइवर्ट किया था, उसको ये वापस से रिव्यू करेंगे। In early 2020, Custom and Border Protection had reported that it has found $11 billion in funding for the wall. Trump had signed an executive order declaring national emergency to build US-Mexico border wall on 15th of Feb 2019 after repeatedly clashing with the lawmakers over the funding of the project. तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था? 15 फरवरी 2019 को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया था, जिससे उन्होंने ये बोला था कि ये मैं इमरजेंसी लगा रहा हूं, नेशनल इमरजेंसी लगा रहा हूं टू बिल्ड यूएस मैक्सिको बॉर्डर वॉल। और इस इमरजेंसी के चलते जो फंड्स हैं, ठीक है, करीब करीब $11 बिलियन के फंड्स जो थे, वो 2020 में समझ में आया कि $11 बिलियन के जो फंड्स थे वो इस बॉर्डर वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेंड किए गए। The proclamation of emergency has landed his administration in court, as environmental groups and American Civil Liberty Union has challenged $2.5 billion in the Department of Defense spending that it has been diverted to complete construction of US-Mexico wall. मतलब जो अलग अलग जगह अलग अलग कॉज के लिए जो पैसा जाना था, चाहे वो इन्वायरमेंटल कॉज के लिए हो, चाहे वो सिविल लिबर्टीज के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए हो, तो वो सारा पैसा कहाँ डाइवर्ट हो गया? डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के चलते वो पैसा डाइवर्ट हो गया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल।
The letter by the environmental group was welcomed by the members of Congress who have since long opposed the construction of the wall, arguing that physical barrier would do little to address the immigration and security concerns. डोनाल्ड ट्रंप का जो सोचना है कि एक कॉन्क्रीट की वॉल बन जाएगी, सीमेंट की वॉल बन जाएगी दोनों देशों के बीच में, तो वहां से माइग्रेशन एकदम स्टॉप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कितनी ऊंची वॉल बना देंगे, कोई इतना ऊंचा वॉल तो बनाएंगे नहीं जिसको कूद के जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, राइट। तो बहुत सारे जो कांग्रेसमैन है, दे वर एक्चुअली नॉट इन फेवर ऑफ डाइवर्टिंग द टैक्स पेयर्स मनी। जो ऐसा पैसा जो अलग अलग एजेंडाज के लिए रखा गया था, वो सारा पैसा आपने नेशनल इमरजेंसी लगा के बॉर्डर वॉल कंस्ट्रक्शन में घुसा दिया। तो काफी सारे लोग इस फेवर में नहीं थे, राइट। Donald Trump had first put forward the idea of constructing the border wall during his presidential campaign in 2016, and he had been repeatedly insisting that Mexico will pay for the construction. ये बार बार बोलते आए थे कि हम मैक्सिको पे ही इंपोर्ट ड्यूटीज लगाएंगे, राइट। आपने नाफ्टा के बारे में सुना होगा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया। तो हम ऐसा कुछ करेंगे अरेंजमेंट की अल्टीमेटली मैक्सिको ही इसका खर्चा उठाएगा। इट इज नॉट द अमेरिकन टैक्स पेयर्स मनी दैट इज गोइंग टू बी इन्वेस्टेड। टर्की के जो प्रेसिडेंट है, टर्की के प्रेसिडेंट कौन है? रीसेप तैयब अर्दोगान। रीसेप तैयब अर्दोगान ने एक बहुत बड़ा एड्रेस किया पूरे देश को, ठीक है। और यहां उन्होंने क्या अनवेल किया? ही प्रोजेक्टेड द एम्बिशियस 10-year स्पेस प्रोग्राम। टर्की के आने वाले 10 सालों में एक बहुत ही एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं। दैट इंक्लूड्स मिशंस टू मून, developing internationally viable satellite systems and sending the Turkish astronauts into space. तो टर्की के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी जनता को एड्रेस किया और उन्होंने बोला है कि हमने 10 साल का स्पेस प्रोग्राम अनाउंस किया है। उसमें कई सारी चीजें होंगे, मून मिशन होगा, ठीक है, उसमें सैटेलाइट लॉन्चेस के बारे में बात की गई है, इवन टर्किश एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की बात की गई है। तो ये अलग अलग फेजेस में होगा, बहुत सारा कुछ है इसमें इंटरेस्टिंग। सबसे जो हाईलाइट है वो है कि 2023 में टर्की इज गोइंग टू सेंड इट्स मिशन टू मून। तो मून मिशन जो इनका 2023 में होगा, वही इसका पूरा भी फोकस अटेंशन का बना हुआ है। अच्छा, इस प्रोग्राम के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इनको क्रिटिसाइज भी किया गया है। टर्की ने जो आने वाले 10 सालों में जो अपना स्पेस प्रोग्राम अनाउंस किया है, इसके लिए कई सारे लोग इनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, बिकॉज रिसेंटली टर्की इज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। सभी देश वैसे तो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं, फिर बोले कि आपके पास अभी इतने फंड्स कैसे आएंगे। एक और अपडेट, टर्की ने अपनी स्पेस एजेंसी 2018 में ही बनाई है, दैट इज कॉल्ड एज अ टर्किश स्पेस एजेंसी, और जिसे टर्किश भाषा में टुआ कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपनी स्पेस एजेंसी 2018 में ही बनाई है with the aim of joining handful of countries with the space program। और अभी इन्होंने कई सारे कंट्रीज के साथ मिलकर छोटे छोटे कुछ प्रोग्राम्स इन्होंने कैरी आउट किए। The program announced by President during a live televised event laced with the special effects can be seen as a part of his vision for placing Turkey in the expanded global and regional role। तो इन्होंने बहुत ही ग्लैमरस लाइव टेलीविजन पे टेलीकास्ट किया था अपना पूरा एड्रेस। इसमें कई सारे चीजों को, कई सारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इन्होंने यूज करके उसको टेलीवाइज किया। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि 10 सालों में हम बहुत कुछ करने वाले हैं, जिसमें से सबसे एम्बिशियस है 2023 का मून मिशन। ओके, The president during the launch also declared Turkey's aim of sending Turkish citizens into space with the international cooperation to work with the other nations on creating a global brand in satellite technology and building a spaceport. President Erdogan informed that Turkey has a plan to establish first contact with the moon in 2023. When the nation will mark the centennial of founding of Turkish Republic. 2023 ही क्यों? क्योंकि 2023 में टर्की के 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे। The date of establishment of Turkey. Turkey is going to complete 100 years of the establishment. Centennial मतलब 1000, तो सेंटिनियल मतलब 100 साल इनके कंप्लीट हो रहे हैं 2023 में, इसीलिए ये मून मिशन इन्होंने अनाउंस किया है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द एम्बिशियस मिशन विल बी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अब ये फेजेस में होगा। पहला फेज इनका इंटरनेशनल कोऑपरेशन मतलब दूसरे देशों की सैटेलाइट्स की मदद से होगा, और सेकेंड स्टेज में ये टर्किश रॉकेट्स ही यूज करेंगे। The Turkish leader added that country's primary and the most important goal for the national program is contact of republic in the 100 years with the moon। ठीक है, तो टर्की मून पे जाना चाहता है 100 साल सेलिब्रेट करने के लिए।
ओके, क्रिटिक्स क्वेश्चन द गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट, वही जो मैं बता रही थी कि काफी सारे लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं. क्रिटिक्स हैव क्वेश्चन द टर्किश गवर्नमेंट्स डिसीजन of spending the vast sums of money on this goal at a time when the country's economy is suffering. पैसा कहाँ से आएगा? But the supporters on the other hand claim that space program will provide jobs for the researchers and is most likely to reduce brain drain of immigrating scientists. बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जिनको टर्की में प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रहे हैं बिकॉज टर्की की स्पेस एजेंसी उतनी एक्सप्लोर नहीं की गई है. तो बहुत सारे जो हमारे अच्छे ब्रेन्स हैं दे आर लीविंग द कंट्री. तो टर्की में ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाएं ताकि लोगों को जॉब्स मिले और ब्रेन ड्रेन को रोका जा सके. ठीक है. द प्रेसिडेंट डिड नॉट प्रोवाइड एनी फॉर्म ऑफ डिटेल्स ऑन हाउ द कंट्री प्लान्स ऑन अचीविंग द गोल. हाउएवर इन जनवरी 2021 अर्दोगान एंड SpaceX के जो CEO है एलन मस्क, they had spoken on a telephone and had discussed cooperation on space technology with the Turkish company. ठीक है. तो अभी फिलहाल जो ये पूरा टेलीविजन पे इन्होंने लाइव टेलीकास्ट करके ये सब नहीं बताया कि कैसे होगा, कितना बजट होगा, कितनी फंडिंग होगी, कहां से पैसा आएगा, ये सब कुछ नहीं बताया है. सिर्फ इतना ही बताया कि 10 सालों में हम बहुत सारे स्पेस मिशंस प्लान कर रहे हैं. अच्छा, ये पूरा जो इनका टेलीवाइज्ड एड्रेस हुआ था इसकी पब्लिसिटी भी की गई. क्या हुआ, अचानक से 5 फरवरी को टर्की के एक छोटे से गांव में, एक छोटी सी जगह पे इस तरह का एक मेटल में मोनोलिथ, एक मेटल का स्ट्रक्चर था. उसके ऊपर टर्किश भाषा में लिखा हुआ था, लुक एट द स्काई यू विल सी द मून. ठीक है. ऐसा एक प्रोविंस में मिला. तो एक किसान को ये मिला. किसान ने अपने लोकल जो अथॉरिटीज थे, पुलिस उनको बताया. तो टीवी में बहुत ज्यादा इसकी मीडिया ने इसको कवर किया कि अचानक से यहाँ पे एक मोनोलिथ मिला है एंड लुक एट द स्काई यू विल सी द मून, और टर्किश भाषा में लिखा हुआ. ये कैसे आ गया, ये कहां से आ गया? सो दिस वाज ऑल अ पब्लिसिटी स्टंट जो प्रेसिडेंट करने वाले थे. ठीक है. ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट था. 5 तारीख को ये मिलता है और 9 तारीख को ये गायब हो जाता है. तो मीडिया ने इसको कवर किया कि अरे पहले ये अचानक से अपने आप अपीयर हो गया और अचानक से गायब हो गया. सो बाद में प्रेसिडेंट के एड्रेस में बताया गया कि ये एक पूरा पब्लिसिटी स्टंट था. ठीक है. ताकि लोग इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग समझ के इसको देखें.